सबसे पहले तो इस जरासीम ने आपके मैदे की लेयर के अंदर छुप के बैठ जाना है। उसमें सुराख करता है और उसके अंदर छुप के बैठ जाता है। फिर ये वक़्त के साथ-साथ मैदे के अंदर करता है सोज़िश, उधर इन्फ्लेमेशन करता है। अगर इसका बरवक़्त और सही इलाज ना किया जाए, तो ये वहाँ पर अल्सर बना रहता है। और अगर फिर अल्सर्स का सही तरह या बिल्कुल जो इलाज होना चाहिए वो ना हो, तो जो अल्सर्स होते हैं उसमें सुराख हो रहता है, यानी मैदे की लाइनिंग में सुराख हो जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपके मैदे के अंदर ये कैंसर के बहुत ज़्यादा चांस कर देता है, क्योंकि जिनको एच पाइलोरी जरासीम की इन्फेक्शन होती है, उनके आम लोगों की निस्बत जिनको ये इन्फेक्शन नहीं है, मैदे के कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले कि एच पाइलोरी आपकी बॉडी में आता कैसे है, कैसे बीमारी करता है, इसकी सही तशख़ीस किस तरह करनी है आपने। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये एच पाइलोरी की बीमारी है, आपका मैदा जो है इस जरासीम से इन्फेक्ट है। और दूसरा लास्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि इसका सही ट्रीटमेंट कैसे करना है, और ट्रीटमेंट के साथ-साथ आपने क्या वो ऐसी चीज़ें करनी है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि आप इससे आगे भी बच सकें और इसके जो असरात हैं आपके जिस्म के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर, उसको कम से कम कर सकें। देखिए, जो एच पाइलोरी का जरासीम है, वो पूरी दुनिया में मोर देन 50% लोगों को जो है वो इफ़ेक्ट करता है और ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी आधी से ज़्यादा दुनिया जो है वो इस जरासीम से इन्फेक्टेड है और पाकिस्तान में तो इसकी जो रेशियो है वो इससे भी ज़्यादा है। मोर देन 60% लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर, वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन अब जब तक ये एक्टिवेट नहीं होता, ये एक्टिव नहीं होता, तब तक ये कोई असरात नहीं करता। ये आपके मैदे की लाइनिंग में छुप के बैठा रहता है और जब ये एक्टिवेट होता है, तब ये अपने असरात जो है दिखाता है। अब मैदे का, जैसे आपको सबको पता है कि उसके अंदर तेज़ाब होता है और मैदे के तेज़ाब जो है वो इतना तेज़ होता है कि वो वहाँ पर जितनी भी आने-जाने वाली चीज़ें हैं उनको गलाता है, यानी हमारे खाने को गलाता है और हज़म करता है। ये जरासीम क्या करता है कि ये लाइनिंग के अंदर घुस जाता है, यानी तह के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर जो है वो पीएच लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, यानी तेज़ाबियत को वहाँ पर कम कर देता है ताकि ये वहाँ सर्वाइव कर सके। अब इसने क्या करना है कि इसने आपके मैदे के अंदर तबाही फैलाना शुरू कर देनी है। अब आपने तशख़ीस कैसे करनी है इसकी? सबसे पहले तो आपने इसकी अलामात के बारे में आपको पता होना चाहिए। पेट में दर्द होना, मतली की कैफ़ियत रहना, खाना खाने के बाद बोझिलपन होना, पेट में हवा फूल के रहना, बनी ब्लोटिंग जिसे कहते हैं, फारा जिसे कहते हैं, और आपने हमेशा थका-थका महसूस करना, और जब भी आपने खाना खाना है, उसके कुछ देर बाद आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाना। खाली पेट आपके पेट में अगर दर्द होना शुरू हो जाए, तो भी इसके ये अल्सर्स का जो साइन हो सकता है, और अल्सर जो है वो आगे वाली स्टेज में जाके बनते हैं जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देर तक चलती है। अब ये तो होगी इसकी अलामात, लेकिन वो कौन से टेस्ट हैं जिसके बिना पे हमें पता चलेगा? देखें, ये 3 किस्म के टेस्ट होते हैं। एक तो हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, दूसरा स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, यानी पखाने का सैंपल लेके उसके अंदर टेस्ट होता है, और आजकल जो सब बड़ा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, ब्रेथ टेस्ट। वो फूँक मारते हैं एक डिवाइस के अंदर और वो आपका जो है वो एक किस्म का एनालिसिस करती है, उसमें से कुछ केमिकल को डिटेक्ट करती है और वो देख लेती है, जिसे हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी कहते हैं, कि आपके मैदे के अंदर ये बैक्टीरिया तो नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ कि टेस्ट आपने कौन-सा करवाना है, तो आप ये देखें कि जो ब्लड टेस्ट है आपका, अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी एक दफ़ा भी इसका इन्फेक्शन हुआ है, तो ब्लड टेस्ट के अंदर आपकी रिपोर्ट पॉज़िटिव ही आएगी। ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, कभी भी एक्टिव हुआ है, आपने दवाई ली है, ठीक हो गया, या इनएक्टिव हो गया, तो फिर ये पॉज़िटिव ही आएगी। इसलिए तो सबसे अच्छा जो इसका टेस्ट है, वो स्टूल टेस्ट है, आप स्टूल एंटीजन टेस्ट करवाएँ। दूसरा इसके अंदर जो है, जो सबसे ज़बरदस्त है, वो यूरिया ब्रेथ टेस्ट करवाएँ। जब यूरिया ब्रेथ टेस्ट अगर पॉज़िटिव होता है, तो इसका मतलब है कि जरासीम जो है वो एक्टिव है और आपके मैदे में मसाइल का वजह जो है वो यही है। अब इसकी तशख़ीस जब हो जाती है, तो इसके अंदर आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट जो है, मैं ट्रीटमेंट को 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करूँगा। सबसे पहला तो जो है इसका मेडिसिन। देखें, आपको कोई भी हकीम, कोई भी अताई, कोई भी बंदा जो है अगर ये कहता है कि 1 इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन, ये सिरप, वो सिरप, बिल्कुल ये झूठ बात है। इस बीमारी की ख़त्म होने की वजह, या फिर इतनी दुनिया में ये फैली हुई है,
इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। मोर देन 2, 3, 4 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन भी लगता है इसके अंदर। उसके साथ कुछ मैदे की तेज़ाब को रोकने वाली दवाइयों का कॉम्बिनेशन लगता है और फिर वो 6-7 दिन, 8 दिन नहीं 14 दिन का कोर्स होता है। और उसके अंदर एक और भी रीज़न होती है कि उन दवाइयों की जो स्ट्रेंथ होती है, वो आम तौर पे दी जाने वाली दवाइयों से ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है हम यूज़ करते हैं, ताकि इस एच पाइलोरी की इरेडिकेट कर सकें, इसको बाहर निकाल सकें आपके जरासीम में। और मोस्टली आपने देखा होगा लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने इसका टेस्ट करवाया, फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें उसी तरह सिम्पटम आते हैं, जब टेस्ट करवाते हैं एच पाइलोरी एक्टिव होता है। अब इसकी 2-3 बड़ी-बड़ी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आपने सही दवाई ली नहीं, सही कॉम्बिनेशन लिया नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास गए ही नहीं, जो आपको सही तरह गाइड कर सकता। दूसरा, कभी ऐसे होता है कि अगर किसी ने आपको दवाई दे भी दी, सही दे भी दी, तो उसने अंडर डोज़ दवाई दे दी। यानी जो स्ट्रेंथ देनी चाहिए थी सॉरी, जो स्ट्रेंथ देनी चाहिए थी वो नहीं दी और उससे कम डोज़ की दवाई दे दी, कम ताकत की दवाई दे दी थी। इससे क्या होता है कि जो जरासीम है वो और स्ट्रेंथ हो जाता है, वो उसके खिलाफ जो है ना वो एक ताकत, एक मुज़ामत जो है वो अपने अंदर क्रिएट कर लेता है और वो एंटीबायोटिक फिर असर ही नहीं करती। और अब तीसरी जो वजह है वो ये है कि आप इसको जितना रिकमेंडेड टाइम है उससे कम यूज़ करते हैं। यानी अगर 14 दिन आपके डॉक्टर ने कहा है, 20 दिन आपके डॉक्टर ने कहा है, तो आप 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे भी एच पाइलोरी की सही एरेडिकेशन नहीं होती। और अगर आप 2 मरतबा कोर्स कर चुके हैं और फिर भी आपको ये सिम्पटम आ रहे हैं, आपके टेस्ट भी पॉज़िटिव आ रहे हैं, जो कि टेस्ट आपने जब एक दफ़ा कोर्स कर लिया है, तो उसके एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते बाद आपने टेस्ट रिपीट करना होता है। अगर आपको फिर भी पॉज़िटिव आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपना एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस का चेक लाज़मी करवाएँ कि आप किस-किस एंटीबायोटिक से रेज़िस्टेंट हो चुके हैं। क्योंकि जब तक ये टेस्ट नहीं होगा, हमें तब तक नहीं पता चल सकेगा कि आप पे कौन-सी एंटीबायोटिक असर करेंगी। अब दूसरा जो पार्ट इसके इलाज का है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कुदरती चीज़ें हैं या ऐसे आपकी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, जो आपको इसको जल्दी निकालने में, जल्दी इसको ख़त्म करने में हेल्प करेगी। एक तो आपने ये करना है कि अपने मैदे के तेज़ाब की जो मिकदार है, उसको बरकरार रखना है। उसको बरकरार रखने के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है? प्रोबायोटिक्स और एप्पल साइडर विनेगर। यानी आप प्रोबायोटिक जो नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं, उनका इस्तेमाल करें और सेब के सिरके का इस्तेमाल करें। सेब के सिरके का इस्तेमाल आपने कैसे करना है कि आपने सुबह उठ के 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सेब के सिरके का डालना है और वो पीना है। इससे आपके मैदे का जो तेज़ाब है वो बरकरार रहेगा, उसकी मिकदार, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ताकतवर रहेगी। दूसरा, आप बाज़ार से कोई भी अच्छी प्रोबायोटिक्स खरीद सकते हैं, नेचुरल प्रोबायोटिक जैसे दही वगैरह है, लस्सी वगैरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि शाम को या रात को इनका इस्तेमाल ना करें, सुबह को और थोड़ी मिकदार में इसका इस्तेमाल करें। दूसरा इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने हमेशा हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, क्योंकि ये गंदे पानी से फैलता है, गंदे खाने से भी फैल सकता है और लोगों से भी इधर-उधर फैल सकता है। तो आपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तीसरा इसके अंदर आपने रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फूड, फास्ट फूड इससे बहुत ज़्यादा परहेज़ करनी है, क्योंकि जितनी रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड जो आपके खाने हैं, रिफाइंड फ्लोर है, छना हुआ आटा है, ये सब जो है आपकी बॉडी के अंदर एक तो पहली बात है कि इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, उसके लिए ये उस जरासीम के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त सा माहौल बना के उसे देते हैं जिसमें वो सर्वाइव कर सके और बढ़ सके। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये मसला है तो आप जितनी भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, हाई शुगर वाली चीज़ें हैं, उनसे लाज़मी परहेज़ करें ताकि इसकी एनवायरनमेंट, इसकी फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट, इसकी सूटेबल एनवायरनमेंट इसे ना मिले और ये आपकी बॉडी में से निकल सके। तीसरा जो है इसके अंदर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल है। रिफाइंड ऑयल जो है उनका इस्तेमाल कम से कम करें, नेचुरल ऑयल्स के ऊपर आएँ। नेचुरल ऑयल कौन से हैं? वर्जिन ऑयल जैसे हो गया अपना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो ऑलिव ऑयल होता है वो हो गया और जो है आपका क्या नाम है सरसों का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये सारे ऑयल जो हैं, ये इस तरह के ऑयल हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखेंगे और आपको इस तरह के जरासीम से जो है वो बचा के रखेंगे। अब आपने सुबह उठ के वर्जिश भी लाज़मी करनी है क्योंकि जब तक आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी, वर्जिश और नींद ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को, कॉर्टिसोल लेवल को कम करती हैं। और अगर आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल हाई है,
तो आपको इस जरासीम को बॉडी में से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आने वाली है। आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, कोर्टिसोल लेवल को नीचे लेके आना है और जैसे ही आपका कोर्टिसोल लेवल नीचे आएगा, तो इस जरासीम को अपनी बॉडी में से निकालने के लिए भी आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने मैदे की सेहत को बरकरार रखें, तो इन सब चीज़ों के ऊपर अमल करें और अगर आपके जिस्म के अंदर ये इस बीमारी की तशख़ीस हो चुकी है, तो अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर को या हमसे कॉन्टैक्ट करें ताकि हम आपको बिल्कुल इसका सही इलाज बता सकें। शुक्रिया।